किरचॉफ्स लॉज। हाँ जी बच्चों, अगर हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट की इस तरह से कोई एक लूप है हमारे पास, लाइक दिस। ये एक्चुअली किसी बड़े सर्किट का एक पार्ट है। इधर से कुछ इधर सेल लगा हो सकता है, ऐसे करके कोई बड़ा सर्किट है, उस सर्किट का एक हिस्सा मैंने आपके सामने शो किया है। सच काइंड ऑफ पार्ट इज कॉल्ड क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप, ठीक है, इसको लूप बोला जाता है। जो भी पाथ सर्किट का चारों तरफ से बंद हो उसको क्लोज लूप बोला जाता है। अब इस क्लोज लूप में ये वाले जो पॉइंट्स हैं जहां पर मोर देन टू कंडक्टर्स जुड़े हुए हैं, दे आर कॉल्ड जंक्शंस। जंक्शन, जैसे ये वाला पॉइंट होगा तो दिस इज कॉल्ड जंक्शन। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी है जंक्शन, और एक जंक्शन यहां पर है, ठीक है, ओके। तो जंक्शन वो होते हैं जहां मोर देन टू कंडक्टर्स आपस में मिल रहे हों, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। और इस तरह का कोई भी क्लोज हिस्सा सर्किट का वो होती है लूप। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास दो लॉज हैं। एक है किरचॉफ जंक्शन लॉ जो जंक्शन पे लगता है, दूसरा है किरचॉफ लूप लॉ। किस काम आता है? इन दोनों लॉज की हेल्प से हम इस सर्किट में जितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3, R4, उन सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। हम सर्किट की किसी भी ब्रांच में करंट बता सकते हैं। इस ब्रांच में करंट I1 कितना है, इसमें I2 कितना है, अगर हमें वैल्यूज गिवन हो हम सॉल्व करेंगे। इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है, और इसके साथ साथ करंट क्या ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन भी और करंट के मैग्नीट्यूड भी, दोनों चीजें हम किरचॉफ लॉज की हेल्प से बता सकते हैं। मींस किसी भी सर्किट को कंप्लीटली हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो फर्स्ट लॉ है दैट इज किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। जो पहला लॉ है ये जंक्शन पे लगेगा बच्चों। इसको एक और नाम से भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ करंट लॉ, KCL, ठीक है। ज्यादातर KCL बोला जाता है, किरचॉफ करंट लॉ। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि लेट अस सपोज सर्किट का कोई जंक्शन है लाइक दिस। सर्किट में इस तरह से एक हमारे पास पॉइंट आ गया जहां पर मोर देन टू कंडक्टर्स इस तरह से जुड़े हुए हैं, और लेट अस सपोज यहां से कुछ करंट I1 जा रहा है अंदर, ठीक है, और इधर से कुछ करंट I2 आ रहा है, और इस साइड से भी कुछ करंट I3 आ रहा है, और यहां से हमारे पास I4 करंट जो है वो इस तरफ जा रहा है। तो ये क्या लॉ बोलता है? ये लॉ बोलता है द सम ऑफ इनवर्ड करंट्स, सम ऑफ गोइंग इन करंट्स, जितने भी करंट्स जंक्शन में जा रहे हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम यहां पे लिखें I1 ये अंदर जा रहा है, और I2 भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, और I3 भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन I4 यहां से बाहर आ रहा है, तो ये चीज हमारे पास होती है जंक्शन में, ओके। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर बच्चे जो इनगोइंग करंट्स हैं, जैसे कि यहां पर आपको नजर आ रहा है कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, तो यहां पर एक साइन कन्वेंशन भी ले लिया जाता है। जब आपने लॉ को स्टेट करना है तब साइन कन्वेंशन बताना होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कोई चक्कर नहीं है, आप प्लस माइनस जैसे मर्जी ले लो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर हम लॉ को स्टेट कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन बताना पड़ेगा कि जितने भी इनगोइंग करंट्स हैं विच आर गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, इनगोइंग करंट्स जितने भी हैं उनको हम इक्वेशन में पॉजिटिव लेंगे, जैसे यहाँ पे ये अंदर वाले सारे पॉजिटिव है, और जितने भी आउटगोइंग करंट्स हैं जो जंक्शन से बाहर आ रहे हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तभी देनी है जब आपने स्टेटमेंट देनी है लॉ की, तब आपने साइन कन्वेंशन साथ में बताना है, और इस तरह का डायग्राम बता के आपने स्टेटमेंट दे देनी है, ठीक है। दिस इज जंक्शन लॉ। इसको अप्लाई कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए लेट अस सपोज ये हमारे पास एक सेल था, इधर से एक रेजिस्टेंस थी, इसका एक पार्ट ऊपर चला गया इस तरफ,
एक सेल यहां आ गया, एक पार्ट इधर चला गया, एक सेल यहां, एक रेजिस्टेंस आ गई और एक सेल यहां आ गया। अब यहां पे बोल दिया उसने कि भाई 3 एम्पेयर करंट यहां से बाहर आ रहा है, 5 एम्पेयर करंट इधर से जा रहा है, आई करंट इधर से इनवर्ट था, यहां से 1 एम्पेयर करंट बाहर आ रहा है। तो हमें बताना है कि ये आई कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई इनवर्ड है प्लस 5 इनवर्ड है इज इक्वल टू, ये दोनों आउटवर्ड है, 3 प्लस 1। तो ये एक एग्जाम्पल है। यहां से आई हमारे पास आ गया 4 माइनस 5 मीन्स -1 एम्पेयर। अब माइनस का मतलब है कि हमने करंट इस तरफ माना हुआ है, इस सर्किट में मैंने इधर को बना दिया था करंट, लेकिन एक्चुअली क्योंकि नेगेटिव आ गया ना आपका आंसर, तो एक्चुअली करंट 1 एम्पेयर है इस ब्रांच में और वो करंट इस तरफ आ रहा है 1 एम्पेयर करंट। तभी हमारा जो जंक्शन लॉ है वो सेटिस्फाई होता है। अब किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहां देखो, जैसे बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ऐसे एक रेजिस्टेंस है, एक यहां बैटरी है और इस तरह से एक रेजिस्टेंस है और इस तरह से एक रेजिस्टेंस है ऐसे, और ये हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट इस तरह से बन गया। इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, यहां पर एक और सेल जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास लेट अस सपोज एक सर्किट है। अब आपने इस सर्किट को सॉल्व करना है जब, तो आपको करंट मानने पड़ेंगे सर्किट में, खुद से अज्यूम करने पड़ेंगे कि I1 करंट लेट अस सपोज यहां पे है, I2 यहां पे है। तो क्या किया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए, किसी भी सेल को पकड़ लेते हैं, किसी भी सेल को इमेजिन करें और वहां से आप अपनी तरफ से एक I1 करंट मान लें कि यहां से एक I1 करंट निकल रहा है जो बाहर की तरफ है। ठीक है, अब ये I1 करंट जैसे ही यहां पे आएगा, आगे जंक्शन आ गया आपके पास। अब उस I1 का कुछ हिस्सा आप मान लें कि इधर जा रहा है, लेट अस सपोज I2 जा रहा है। तो जंक्शन लॉ ये बोलता है कि अगर यहां से I1 यहां पे आया था और उधर से I2 इधर निकल गया, तो बाकी जो बचा, बाकी क्या बचा, I1 माइनस I2, ये बचा। जंक्शन लॉ मैंने लगा दिया, इक्वेशन लिखते टाइम ही लगा दिया कि I1 करंट यहां तक आया था, उसमें से I2 मैंने मान लिया इधर चला गया, तो बाकी जो बचा I1 माइनस I2 वो नीचे आ जाएगा। अब यहां तो कोई जंक्शन नहीं है, यहां तो सीधा सीरीज कनेक्शन है। तो इस ब्रांच में यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरी ब्रांच है, ये जो पूरी ब्रांच है, यहां से लेके यहां तक सारे कंपोनेंट सीरीज में लगे हुए हैं बच्चों, सीरीज में। तो यहां पे कहीं पे करंट डिवाइड नहीं होगा। सीरीज में आपको पता है कि हर किसी कंपोनेंट में से जो करंट होता है वो सेम होता है। मींस अगर ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है और आपको पूछा जाए व्हाट इज द करंट थ्रू R1 एंड R2, तो वो सेम है, वो करंट है I1 माइनस I2। और अगर ये R3 यहां पे है और आपको पूछा जाए व्हाट इज द करंट थ्रू R3, तो वो I1 है। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द करंट थ्रू R4, ये वाली रेजिस्टेंस, तो वो I2 है। तो इसका मतलब है आपने जंक्शन पे जाके एक वेरिएबल एक साइड पे खुद से मान लेना है कि I1 आया, उसमें से I2 इधर चला गया और बाकी जो बचा वो ये था। चाहे आप ऐसे मान लेते कि I1 आया था, उसमें से I2 इधर चला गया, नीचे चला गया, तो फिर बाकी जो बचा I1 माइनस I2 वो इस तरफ आएगा। उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनेंगी, उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ सॉल्व होगा और आंसर एकदम एग्जैक्ट आएंगे। वो कंसीडर करने पर डिपेंड नहीं करता कि किस तरह के आंसर आपके गलत हो जाएंगे या कैसे, वो कंसीडर करने पर डिपेंड नहीं करता। तो जंक्शन लो आपको हर बार लगाना पड़ेगा जब भी सर्किट सॉल्व करना है, तो इसको समझ लो कि करंट को कैसे डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम करते हैं व्हाट इज KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसको कैसे लगाना है। द सेकेंड लॉ इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, नाउ इट अप्लाइज अक्रॉस ए लूप, अलोंग लिख देंगे, अलोंग ए लूप, लूप इन सर्किट। लूप का मतलब होता है कि भाई कोई क्लोज्ड पाथ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहां पे ये लगेगा। इसमें क्या है, इस लॉ की स्टेटमेंट है कि सारी वोल्टेज का अलजेब्रिक सम, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं अक्रॉस द लूप। अब जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं ना बच्चों, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है पोटेंशियल राइज, कहीं कहीं पे सर्किट पे पोटेंशियल राइज होगा, मतलब बढ़ेगा जब आप चलोगे, और कहीं कहीं पर सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कब राइज होगा कब ड्रॉप होगा। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है पोटेंशियल ड्रॉप। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस मींस पोटेंशियल राइजेस एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स अलोंग ए क्लोज्ड लूप, कोई भी क्लोज्ड हिस्सा सर्किट का
इज 0। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं समेशन डेल्टा वी इज 0। हर किसी कंपोनेंट के लिए सारे डेल्टा वीज कैलकुलेट करेंगे, उनका जो समेशन होता है वो 0 होता है। ओके, अब इसके क्या साइन कन्वेंशन है, कैसे आप इसको प्लस माइनस कैसे यहाँ पे चूज करेंगे। तो इसमें अगर आपके पास कोई भी पोटेंशियल राइज है, ठीक है, पोटेंशियल राइज अगर कहीं पे आ रहा है, पोटेंशियल राइज मतलब पोटेंशियल का बढ़ना, उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। और कहीं पर भी अगर आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है सर्किट में किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस, उसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि किसको पोटेंशियल राइज बोलेंगे, किसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे। तो वी हैव 3 डिफरेंट केसेस, लेट अस डिस्कस। ठीक है, पोटेंशियल राइज क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, एंड पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। ठीक है, किसको राइज बोलोगे, किसको ड्रॉप बोलोगे, लेट अस सी। सबसे पहली सिचुएशन है सेल की सिचुएशन। आप सर्किट में चल रहे थे और आपके सामने एक सेल आ गया, इस तरह से आ सकता है डायग्राम नंबर ए, या सेल इस तरह से आपके सामने आ सकता है डायग्राम नंबर बी। और लेट अस सपोज द डायरेक्शन ऑफ योर ट्रेवर्स, आप सर्किट में चल रहे थे, दिस इज योर्स डायरेक्शन, योर्स डायरेक्शन। आप थोड़ी चल रहे हो, मैं थोड़ा अच्छा वर्ड यहां यूज करता हूं, डायरेक्शन ऑफ योर आई साइट। जैसे आप सर्किट को देख रहे हो, एक एक कंपोनेंट करके देख रहे हो, आप पहला देख रहे हो, फिर अगला देख रहे हो, फिर अगला देख रहे हो, तो योर आई साइट की जो डायरेक्शन है ये वो एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ऐसे देख रहे थे सर्किट को, आपको ऐसे वायर का लॉन्ग चलना पड़ेगा देखते देखते। प्लस पहले आ गया, माइनस बाद में आया। प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस मतलब लो पोटेंशियल। प्लस पहले आया, माइनस बाद में आया, यू आर गोइंग फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, तो दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप। मैं कलर चेंज करूंगा, दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, इस केस में आप चल रहे थे, ऐसे चल रहे हैं आप, दिस इज डायरेक्शन ऑफ योर आई साइट, नेगेटिव पहले आया, पॉजिटिव बाद में आया, दिस इज लो, दिस इज हाई, तो ये हो गया जी पोटेंशियल राइज। ये मैं अभी सेल की बात कर रहा हूं, सिर्फ सेल, अभी रेजिस्टेंस पे नहीं गए। तो एक ये सिचुएशन है जो सर्किट में इनकाउंटर होगी। क्या होगा, सेल आ गया चलते चलते, और सेल में नेगेटिव पहले आ गया, पॉजिटिव बाद में आया, तो पोटेंशियल राइज है। पॉजिटिव पहले आ गया, नेगेटिव बाद में आया, तो पोटेंशियल ड्रॉप है। ओके, अब इसको लिखेंगे कैसे इक्वेशन में। लेट अस सपोज इस सेल की जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू को मैंने इस लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको ईएमएफ के लिए भी यूज करते हैं, वोल्टेज के लिए भी यूज करते हैं, स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं कभी कभार वैल्यू दी होती है। फॉर एग्जांपल ये 2 वोल्ट के सेल हैं दोनों, ठीक है। लेट अस सपोज जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है दैट इज 2 वोल्ट, ये भी हम मान सकते हैं। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे, प्लस पहले आया, माइनस बाद में आया, इट इज पोटेंशियल ड्रॉप, तो आप उस इक्वेशन में लिखोगे माइनस ई, और यू विल राइट -2, क्योंकि ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस केस में राइज आया तो आप इसको लिखोगे इक्वेशन में प्लस ई और +2। इक्वेशन में ये इस तरह से आएगा, राइज पॉजिटिव, ड्रॉप नेगेटिव। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। चलिए, जो सेकंड सिचुएशन है बच्चों, वो है रेजिस्टेंस की। तो सेकंड है कि आप चल रहे थे सर्किट में और आपके सामने रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस इनकाउंटर हो गई, ठीक है। चलिए, अब रेजिस्टेंस अगर है तो रेजिस्टेंस तो कोई भी पोटेंशियल राइज या ड्रॉप नहीं है, वो तो रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस में से करंट पास हो रहा है, तब जब आप V = IR का फॉर्मूला लगाओगे तो मींस I × R, ये बनती है वोल्टेज। I × R इज वोल्टेज, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सी द सिचुएशन। 2 सिचुएशंस फिर से हैं हमारे पास। एक है करंट जो है रेजिस्टेंस में, पहले मैं रेजिस्टेंस बना लूं। तो 2 सिचुएशंस हैं, डायग्राम ए, डायग्राम बी। फर्स्ट केस में करंट ऐसे चल रहा है I, रेजिस्टेंस की वैल्यू R। सेकंड केस में करंट सामने से आ रहा है I, रेजिस्टेंस की वैल्यू R, ठीक है। ये 2 सिचुएशंस हैं हमारे पास। ओके, एंड योर डायरेक्शन ऑफ आई साइट,
इज दिस। दोनों ही केस में मैंने जो एरो लगाए ब्लू वाले, ये आपकी डायरेक्शन है जब आप सर्किट में चल रहे थे। अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट केस में द करंट इज गोइंग अलोंग विद यू, जिस तरह से आप चल रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट चल रहा है। अब रेजिस्टेंस क्योंकि करंट को अपोज करती है, वहां पर वोल्टेज का डिफरेंस आएगा ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इस जगह पर हाई पोटेंशियल होता है जिधर से करंट एंटर करता है, और दूसरी जगह पर लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, अगर हम बैटरी का पॉजिटिव यहां लगाएंगे तभी करंट इधर से इधर जाएगा ना। आप इमेजिन करिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं बता ही देता हूं आपको। अगर मैं बैटरी का पॉजिटिव यहां पे लगाऊंगा तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा ना, और यहां नेगेटिव लगा हुआ है। अब जहां नेगेटिव लगा हुआ है मतलब वो लो पोटेंशियल है, और जहां आपने पॉजिटिव लगाया हुआ है मतलब वो हाई पोटेंशियल है। ये तो हम कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के केस में ऑलरेडी कर रहे थे ये चीज। तो मींस करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, ये सेकंड स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान में रखने के लिए। करंट ऑलवेज गो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। करंट ऐसे होता है ना, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, दैट इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब है कि आप अगर ऐसे चल रहे हो तो आप हाई से लो की तरफ चल रहे हो। तो इस सिचुएशन में ये जो है दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, और ये वाला जो सिचुएशन है इसमें क्योंकि करंट हाई टू लो चलना चाहिए, यहां हाई होगा तो यहां लो होगा, और आप उल्टा चल रहे हो, आप लो से हाई की तरफ चल रहे हो, तो दिस इज पोटेंशियल राइज। अब याद करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि जब करंट आपके साथ साथ चले तो पोटेंशियल ड्रॉप, और जब करंट सामने से आ रहा हो रेजिस्टेंस के केस में देन पोटेंशियल राइज। करंट को सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में देखना है, सेल के केस में करंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे करंट इधर से इधर आ रहा हो नहीं देखना, चाहे इधर से इधर जा रहा है नहीं देखना, वो डिपेंड करेगा सारे सर्किट पर कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा सेल में या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। सेल के केस में करंट को नहीं देखना, सिर्फ उसके टर्मिनल्स देखने हैं। रेजिस्टेंस के केस में करंट की डायरेक्शन को देखना है और फिर आपने बताना है कि ये ड्रॉप है और दूसरा वाला राइज है। लास्ट सिचुएशन है बच्चे हमारे पास कैपेसिटर वाली। कैपेसिटर वाले सर्किट वैसे ज्यादा नहीं आते, लेकिन जब हम जेईई और नीट की प्रॉब्लम्स करेंगे तब कैपेसिटर वाले सर्किट आ सकते हैं। तो कैपेसिटर के केस में आपने कैसे लेना है? कैपेसिटर के केस में हमारे पास वही होगा, एक होती है पॉजिटिव प्लेट, दूसरी होती है नेगेटिव प्लेट। स्टेडी स्टेट में करंट होता ही नहीं है सर्किट में। कैपेसिटर के केस में अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करें, जैसे मैंने बताया था स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, तो उस केस में सर्किट में करंट होता ही नहीं है, तो करंट की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो फिर अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो ये ड्रॉप है, और अगर ये कैपेसिटर है, नेगेटिव पहले आ गया पॉजिटिव बाद में आ गया, और आप इस तरफ चल रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये राइज है। लेकिन इस केस में वोल्टेज को लिखेंगे कैसे? इस केस में आपको चार्ज पता होगा और कैपेसिटेंस पता होगी, तो वोल्टेज होती है पोटेंशियल डिफरेंस, उसका फॉर्मूला होता है Q बाई सी। तो ड्रॉप के केस में माइनस Q बाई सी हो जाएगा, और राइज के केस में वो हो जाएगा प्लस Q बाई सी। इक्वेशन में वोल्टेज को ऐसे लिखेंगे। इस केस में कैसे लिखेंगे? इस केस में वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो इस ड्रॉप के केस में लिखेंगे उस इक्वेशन में माइनस आई आर, और अगर आपके पास राइज है तो फिर उस वोल्टेज को लिखेंगे प्लस आई आर। आई मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फाइंड करना पड़ता है और रेजिस्टेंस हमें पता होती है, तो आई एज ए वेरिएबल चलता है, फिर हम कुछ इक्वेशंस बना के वहां से आई फाइंड कर लेते हैं। कभी कभी हमें आई पता होता है, रेजिस्टेंस पता होती है, हमें जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बताना होता है हाई है या लो है, तो वहां पर भी आपने सेम चीज जो है उसको अप्लाई कर देना है, यूज कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये चलेगा। चलिए अब मैं आपको एक इक्वेशन लिखना सिखाता हूं, जो भी हमने सीखा है यहाँ पे उससे हम एक इक्वेशन लिखते हैं, एक सिंपल सा सर्किट बना के एक एग्जांपल कर लेते हैं। सॉल्व नहीं अभी करूंगा मैं, जस्ट आपको समझाने के लिए कि किस तरह से ये चीजें काम करती हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक लूप है, एक सेल और लगा देते हैं टू मेक द थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये एक सर्किट है, ठीक है जी। अब एक किसी सर्किट का छोटा सा हिस्सा है, उसकी क्लोज लूप है, तो लेट अस सपोज यहां करंट है I1 इधर चल रहा है, यहां करंट है I2 वो इधर चल रहा है, यहां करंट है I3 वो इस तरफ चल रहा है, और इस केस में करंट है I4। कैसे आया? मैं जंक्शन लॉ नहीं लगा रहा, मैं लूप लॉ लगाना सबको सिखाऊंगा। जंक्शन लॉ लगा लगू के ये करंट्स हैं और हमें अभी लूप लॉ लगाना है। ये है 2 वोल्ट का सेल, ये है 3 वोल्ट का सेल, ये है 5 वोल्ट का सेल, ये है 4 वोल्ट का सेल।
रेजिस्टेंसेस की बात करेंगे, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है 6 ओम एंड दिस इज 2 ओम। तो ये कुछ रेजिस्टेंसेस हैं और कुछ सेल्स हैं जिनकी वोल्टेजेस हमें दी गई हैं। हमें यहां पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, अप्लाई KVL, ठीक है। वो हमें अप्लाई करके देखना है कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी। चलिए देखते हैं। जब भी आपने KVL लगाना है ना, तो आपने अज्यूम कर लेनी है कोई भी डायरेक्शन, चाहे आप सर्किट में इस तरह से चलें, चाहे आप उससे ऑपोजिट चलें, क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स ऐसे भी चल सकते हैं, इक्वेशन बनेगी इक्वल टू 0 ही लिखना है, प्लस माइनस होते हैं तो माइनस कॉमन आके दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, और आप ऐसे भी चल सकते हैं। बट एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर आपके पास 2 लूप्स हैं या 3 लूप्स हैं सर्किट में और आपके पास 3 इक्वेशन आने वाली हैं, जितनी लूप्स होंगी उतनी इक्वेशंस आएंगी। उस केस में अगर आपने एक को क्लॉकवाइज रखा है ना, तो सबको क्लॉकवाइज रखो, फिर ना उसमें मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि माइंड में वो चीजें वैसी चलती हैं, ठीक है। चलो, तो लेट अस सपोज हम इस तरह से क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसका मतलब है मैं ए से स्टार्ट करूंगा, अपनी आई साइड को घुमाना, ऐसे चलूंगा, फिर मैं बी तक जाऊंगा, फिर मैं ऐसे नीचे आ जाऊंगा, सी तक आ जाऊंगा, फिर मैं यहां पे डी तक आ जाऊंगा और फिर मैं वापस ए तक जाऊंगा। तो आई एम गोइंग अलोंग ABCDA, सारा जो पाथ है उसको कंप्लीट करना है। कितने कंपोनेंट्स हैं इसमें, लेट अस सी इसमें कितने कंपोनेंट्स आने वाले हैं। दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज योर सेकंड कंपोनेंट, पहला सेल, फिर आएगी रेजिस्टेंस, ये तीसरा कंपोनेंट आएगा, ये चौथा आएगा, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, ये एट्थ है। तो जितने भी कंपोनेंट्स लगे होंगे उस लूप में, यहां पर 8 चीजें लगी हुई हैं, रेजिस्टेंस और सेल मिला के जितने भी लगे होंगे उतनी टर्म्स आएंगी। ध्यान रखना, ऐसे कभी कभी ना मिस हो जाता है। तो जब आप इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन लिखने के बाद उधर से कंपोनेंट गिन लो कितने हैं, इधर से टर्म्स गिन लो, जितनी टर्म्स हैं, जितने कंपोनेंट्स हैं उतनी टर्म्स इक्वेशन में होनी चाहिए। इसका मतलब है आपने कुछ मिस नहीं किया, ठीक है। तो ये मैं चीजें आपको बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम पहले ए से बी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट सेल आया, पहले आ गया प्लस, बाद में आया माइनस, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है। पोटेंशियल ड्रॉप को मैं लिख दूंगा -2, क्योंकि ये एक वोल्टेज है तो वोल्टेज को मैंने एज इट इज लिख देना। फिर यहां पर I2 करंट है, 10 ओम रेजिस्टेंस है और मैं चल रहा हूं करंट के अलोंग। जब हम करंट के अलोंग चलते हैं तो इट इज ड्रॉप, क्योंकि करंट चलता है हाई टू लो पोटेंशियल, तो इसको भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे -10 I2। यहां पे I2 और रेजिस्टेंस को ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये एक वोल्टेज बनेगी, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। मैं वोल्टेज की जगह ना यहां पर बढ़िया जो वर्ड है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस तभी बनेगा, चाहे वो ड्रॉप है चाहे वो राइज है, जब आप करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ये तो है ही पोटेंशियल डिफरेंस, कोई चक्कर नहीं है, सेल है, ये तो है ही पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, 2 कंपोनेंट्स हो गए। तीसरा कंपोनेंट, अब इसमें करंट सामने से आ रहा है, तो जब करंट सामने से आए तो पॉजिटिव, दिस इज राइज, और ये बनेगा 6I3, क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी तो रेजिस्टेंस से करंट मल्टीप्लाई होगा। अब आ गया सेल, नेगेटिव पहले आया पॉजिटिव बाद में आया, तो इसका मतलब राइज है, +5। नेगेटिव पहले आया पॉजिटिव बाद में आया, मतलब राइज है, इसलिए +5। सी तक आ गए, अब फिर पॉजिटिव पहले आ गया, नेगेटिव बाद में आया, मतलब ड्रॉप है, -3। अब फिर आगे एक रेजिस्टेंस आ गई। अब इसमें करंट ऐसे आपके लॉन्ग चल रहा है, इस पूरी ब्रांच में सेम करंट है I4, चाहे यहां बना दो चाहे यहां बना दो, डजंट मैटर, सीरीज में है दोनों। तो इसमें करंट आपके साथ चल रहा है, जब करंट आपके साथ चल रहा है तो वो ड्रॉप है, तो उसको नेगेटिव लिखेंगे और 2I4, ठीक है। 2 इज रेजिस्टेंस, I4 इज करंट। डी तक पहुंच गए, अब डी से ऊपर चल रहे हैं, नेगेटिव पहले आया पॉजिटिव बाद में आया, तो यहां पे राइज हो गया +4। इसको मैंने सिर्फ सिंपली 4 लिखा क्योंकि ये एक वोल्टेज है। अब हम और ऊपर चले गए, एक रेजिस्टेंस है, सामने से करंट है I1, सामने से आ रहा है करंट, इसका मतलब है ये राइज है, तो +5I1 = 0। ठीक है बच्चों, तो जब हम इस तरह से इक्वेशन लिख लेंगे, और अगर हमारे पास 2 लूप्स हैं तो इस तरह की कितनी इक्वेशंस आएंगी, 2 इक्वेशंस आएंगी। अगर 3 लूप्स हैं तो 3 इक्वेशंस आ जाएंगी,
और उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी कैन फाइंड I1, I2, I3 जितने भी करंट्स हैं वो सारे करंट्स हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको इक्वेशन लिखनी सिखाई है कि किस तरह से KVL लगा के आप किसी भी लूप के लिए इस तरह की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, राइज और ड्रॉप आपको पता लग गया। अब दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं छोटे छोटे कि फिजिकली ये जो लॉज हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो KCL है, किरचॉफ जंक्शन लॉ, it actually comes from the law of conservation of charge. It comes from law of conservation of charge. Charge is conserved here. क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये वायर है, इसमें से एक वायर इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक यहां से ऐसे निकल गई, एक ऐसे निकल गई, तो यहां पर अगर मान लो 10 कूलम चार्ज चल रहा है, पर सेकंड जा रहा है, तो ये आगे दो हिस्सों में डिवाइड होगा ना, तो इन दोनों का सम 10 कूलम ही होना चाहिए। मतलब यहाँ 5 कूलम होगा पर सेकंड, यहाँ भी 5 कूलम होगा पर सेकंड। अब आगे फिर दो रास्ते निकल गए और 5 कूलम ये गया है, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई क्या रेजिस्टेंसेस हैं, जरूरी नहीं इक्वली डिवाइड होगा, अलग अलग भी हो सकते हैं। 7 कूलम अगर ऊपर जाएगा तो 3 कूलम नीचे आएगा, लेकिन ये ट्रू है। अगर 2 कूलम ऊपर चला गया तो 8 कूलम नीचे आएगा, ऐसे होगा। अब यहां जैसे 5 कूलम और लेटर सपोज इधर से 2 कूलम यहां चला गया तो फिर 3 कूलम यहां आएगा। पर सेकंड बता रहा हूं मैं, ये चार्जिंग नहीं कर रहा मैं इसकी, मैं करंट की बात कर रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इधर से 5 कूलम आ रहा था, मान लो 1 कूलम यहां चला गया, तो इसका मतलब है इधर से 4 कूलम चार्ज पर सेकेंड मींस करंट 3 एम्पेयर करंट बन गया, ये 2 एम्पेयर करंट बन गया, तो ये ऐसा होगा। तो दिस कम्स फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो KCL है, और जो KVL है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, it comes from law of conservation of energy. It is because of law of conservation of energy. क्योंकि बेसिकली जब आपने ये पोटेंशियल डिफरेंसेस यहाँ पर स्टोर करके रखे हुए हैं, सेल में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वहां पर हीट एनर्जी जनरेट होगी V²/RT। तो बेसिकली एनर्जी ही स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है। टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होनी चाहिए, इसलिए अगर एक बैटरी लगा दी आपने सर्किट में, उस बैटरी ने कुछ एनर्जी सप्लाई करी, तो वो सारी एनर्जी सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जानी चाहिए, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो KVL है। तो आई होप आपको ये सीरीज और ये ड्रॉप और राइज हैं जो किस तरह से हमने कैलकुलेट करने हैं उनके बारे में पता चला है। तो अभी हम एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करवाया। अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए, this is 20 volt, this is 1 ohm, this is 4 ohm, 10 volt, 3 ohm, 30 volt, 15 volt, और ये वाली रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो ये वैसे ही क्लोज लूप है हमारे पास, एंड वी हैव टू फाइंड द करंट इन सर्किट। व्हाट इज करंट इन सर्किट? ठीक है, तो हम वही करेंगे ABCD। और अभी बच्चे क्योंकि एक ही लूप है, करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा। आप कहीं से भी मान ले करंट की, सर्किट में करंट लेटर सपोज ऐसे चल रहा है, ये I करंट है, तो वो I करंट जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। कहीं से भी आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये I करंट हमने मान लिया, सब जगह I करंट है, और एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन में से हम I निकाल लेंगे। देखिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ, आप फटाफट चेक करते जाइए मैं सही लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास, जब मैं A से B की तरफ चलूंगा, तो सबसे पहले मेरे पास ड्रॉप आया विच इज -20। फिर उसके बाद अगेन ड्रॉप आया विच इज -I टाइम्स 1। करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, और ये ड्रॉप है क्योंकि आप करंट के अलोंग चल रहे हो। फिर राइज आया +15, फिर ड्रॉप आया विच इज -2I करंट इनटू रेजिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास ड्रॉप आ गया -30, फिर ड्रॉप आ गया -3I, उसके बाद फिर राइज आ गया +10, और फिर ड्रॉप आ गया -4I इक्वल टू 0। तो ये आ गया -I, -2I, -3I एंड -4। ये 7 हो गए, 7 और 1 8 हो गए, और ये 10 हो गया। तो -10I इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -20, -30, -50 हो गया,
-50 प्लस 15 और 10 25, इट इज -25, वो -25 उधर जाके +25 हो गया। ठीक है, इधर -25 था, देखो ये पॉजिटिव हैं दोनों, ये दोनों पॉजिटिव हैं और बड़े वाले दोनों नेगेटिव हैं। इधर -25 था, उधर जाके +25 हो गया, तो आई हमारे पास आ गया -2.5 एम्पेयर। ठीक है जी, इसका मतलब है कि जो मैंने करंट की डायरेक्शन मानी है, मैंने उल्टी मान ली हुई, एक्चुअली रिवर्स मान लिया मैंने, तभी यहां माइनस साइन आ रहा है। अगर मैं इस तरह से मानता करंट तो पॉजिटिव आता। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? देयर इज 2.5 एम्पेयर करंट इन विच डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम इस आंसर को कॉट करेंगे कि जो करंट है वो DCBA के अलोंग चल रहा है और वो जो है 2.5 एम्पेयर। अब ऐसे ही अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पूछा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, या ऐसे पॉइंट दे दे, यहां पर यहां पॉइंट दे दिया x, यहां पॉइंट दे दिया y, और आपको पूछा जाए व्हाट इज Vx माइनस Vi, ये पूछा जाए, या पूछा जाए व्हाट इज Vy माइनस Vx, ये पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ओके, आपने वोल्टेज बतानी है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। अब आप बता दो, हाई पोटेंशियल भी आपको पता है, X शुड बी हाई पोटेंशियल, की करंट ऐसे नीचे जा रहा है, सॉरी करंट नीचे थोड़ी जा रहा है, ये तो मैंने माना था उल्टा, करंट ऐसे चल रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया वो करंट ऐसे चल रहा है, मतलब Y इज एट हाई पोटेंशियल, X इज एट लो पोटेंशियल। अगर Y हाई है तो ये वाला आंसर पॉजिटिव आएगा, हाई माइनस लो, सॉरी पॉजिटिव आएगा, और X वाला, ये फर्स्ट वाला आंसर नेगेटिव आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? देखो दोबारा से सुनो, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पे है, मतलब Vy माइनस Vx मस्ट बी पॉजिटिव, मैंने प्लस साइन लगा दिया। चलो कितना है ये? IR के बराबर, करंट कितना 2.5, R कितना 2, मतलब 5 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, और इसको आप लिख सकते हैं 5 वोल्ट है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलो यहां कितना होगा? -5 वोल्ट। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई यहां पर हमने ना एक वोल्ट मीटर लगा दिया, डिजिटल वोल्ट मीटर, कितनी रीडिंग आएगी? उस वोल्ट मीटर का प्लस यहां लगाया, नेगेटिव यहां लगाया, ये फर्स्ट केस है। अगर प्लस ऊपर लगाया, नेगेटिव यहां लगाया, तो मीन्स आपने वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल के साथ जोड़ दिया, तो इसकी रीडिंग नेगेटिव आएगी। डिजिटल वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूं, डिजिटल वाला जो होता है ना, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ जाते हैं। जो नीडल वाला होता है उसमें साइन नहीं आते, उसमें नीडल इस तरह से जीरो जो होती है ना, जीरो, नीडल उससे पीछे यहां टकराती है, मतलब वो पीछे जाने की कोशिश करती है नीडल, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो पता चल जाता है कि हमने वोल्ट मीटर को ना उल्टा कनेक्ट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, फिर पोलैरिटी चेंज करते हैं। अगर आपने यहां प्लस लगा दिया लो पोटेंशियल के साथ, यहां माइनस लगा दिया वोल्ट मीटर का, तो आंसर नेगेटिव आपको शो करेगा, इतना शो करेगा 5 वोल्ट, बट नेगेटिव शो करेगा। लेकिन अगर आपने सही लगाया, मान लो यहां आपने वोल्ट मीटर का नेगेटिव यहां जोड़ा, ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव है, टर्मिनल्स वोल्ट मीटर के भी होते हैं ना, यहां पॉजिटिव जोड़ा, तो फिर आपको वो प्रॉपर पॉजिटिव आंसर बताएगा वोल्ट मीटर। और अगर ये वाला है सुई वाला वोल्ट मीटर, तो वो जो सुई है वो इस डायरेक्शन में इस तरह डिफ्लेक्ट करेगी। तो आई होप आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है आप बता सकते हैं। कहीं और भी फाइंड कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो ये पॉइंट्स हैं, लेट मी राइट अगेन, ध्यान से देखना। लेट अस सपोज यहां पर पॉइंट है P, यहां पर पॉइंट है Q। ठीक है, अब आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस VP माइनस VQ, ये आपको बताना है। ठीक है, अब फिर से देखो, करंट ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, मींस P इज एट हाई पोटेंशियल एंड Q इज एट लो पोटेंशियल, आंसर विल बी पॉजिटिव। कितना होगा आंसर? I इंटू R। I कितना है? 2.5, R कितना है? 4, तो 2.5 इंटू 4 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट अगर हमें फाइंड करना है व्हाट इज VA माइनस VD, अगर ये चीज आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या ट्रिक यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। उसके लिए हम यहाँ से A पॉइंट से पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करते हैं। वी राइट द इक्वेशन, हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल VA है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, मैं एक पॉइंट पे पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल VA है। VA से जब हम नीचे की तरफ चले A पॉइंट से, तो हमारे पास पहले एक ड्रॉप आया, जैसे कि करंट ऐसे नीचे जा रहा है और आप भी करंट के अलोंग चल रहे हैं, और वो ड्रॉप कितना है? दैट इज I इंटू R।
नाउ आई इज 2.5, आर इज 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -10 का ड्रॉप आया। फिर उसके बाद एक सेल आ गया, वो भी 10 वोल्ट का है, एंड यू आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, आप ऐसे नीचे चल रहे हैं, तो उस केस में एक और ड्रॉप आ गया -10 इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट टी। तो इस तरह से फिर इक्वेशन को लिखा जाता है, और वहां से आप डी को इधर ले आओ, वी डी को इधर ले आओ, बाकी फैक्टर उधर ले जाओ, तो आपके पास आ जाएगा वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ठीक है, अब यहां से देखो कितना क्लियरली पता चल रहा है कि A इज एट हाई पोटेंशियल, D इज एट लो पोटेंशियल, इसीलिए आंसर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। इसीलिए करंट A से D की तरफ जा रहा है, क्योंकि करंट जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो आई होप आपको समझ आया कि एक लूप में हर किसी रेजिस्टेंस में से करंट कैसे फाइंड करना है, हर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कॉट करना है, और अगर आपके पास कोई एक ब्रांच है तो उस ब्रांच के अक्रॉस अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, जिसमें एक सेल भी लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, तब आपने इस ट्रिक को यूज करना है। इस तरह से आपने इक्वेशन लिखनी है और उस इक्वेशन से आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये डी है, ये सी है, इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमें बताना है। और इन सबको बताने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा करंट इन ईच ब्रांच। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन जब तक आप ये करंट नहीं फाइंड करेंगे आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता लगेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस या किसी भी दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, वो कैसे निकलता है, वो निकलता है करंट इनटू रेजिस्टेंस से। अब जैसे यहाँ बी और डी के अक्रॉस निकालना है, तो अगर आपको इस ब्रांच में करंट पता लगेगा ना बी डी वाली ब्रांच में, तभी आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले तो करंट ही फाइंड करना है, और जैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है उस हिसाब से मैं करंट के कन्वेंशंस लेने वाला हूं, आपने सेम यूज करने हैं ताकि हमारी इक्वेशंस मैच हो जाएं। I1 करंट लेटर सपोज यहां पे आ रहा है, तो B, A और D तक ये सारा कुछ सीरीज में लगा हुआ है, तो इन सारे कंपोनेंट्स में 4 कंपोनेंट्स हैं 1 2 3 4, इन चारों में करंट I1 ही रहेगा क्योंकि ये सब सीरीज में है। उसमें से लेटर सपोज इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट चला गया I2 इस डायरेक्शन में, तो ऊपर चला गया I1 माइनस I2। मीन्स अगर आप I1 I2 दोनों निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना और आपके पास ये आ जाएगा I1 माइनस I2। तो नाउ यू हैव टू राइट टू इक्वेशंस, हियर वी हैव टू लूप्स, दिस इज लूप नंबर 1 ये वाली, एंड दिस इज लूप नंबर 2। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं लूप 1 एंड लूप 2। तो हमें बच्चों इसके इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, क्योंकि जंक्शन लॉ मैं लगा चुका हूं। ये I1 करंट मैंने यहां से माना, उसमें से I2 इधर चला गया, I1 माइनस I2 इधर चला गया, मींस मैंने इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ ऑलरेडी लगा दिया। तो आपने भी जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपने जंक्शन लॉ अपने आप उसी टाइम लगा देना है। जंक्शन लॉ लगाने के बाद अब आपने करंट की इक्वेशंस लिखनी है। तो आई एम अप्लाइंग दिस लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अलोंग ए बी डी ए। ठीक है, तो ए बी लूप 1 की बात कर रहा हूं मैं। लूप 1 इज पाथ इज ए बी डी ए, तो मैं इस लॉ को लगाने वाला हूं। तो जब मैं पहले ए से बी तक जाऊंगा बच्चों, ए से बी तक, पहले सेल का पॉजिटिव आया, बाद में सेल का नेगेटिव आया, तो दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब 2 वोल्टेज है, 2 वोल्ट है, ड्रॉप है, तो आपने माइनस साइन ले लेना है, तो -2 आ गया मेरे पास। उसके बाद रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस में से करंट पास कर रहा है I1 और करंट सामने से आ रहा है। जब भी करंट सामने से आता है इट इज पोटेंशियल राइज, क्योंकि ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है, करंट ऑलवेज गो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, मींस आप ऐसे चल रहे हो, तो दिस इज पोटेंशियल राइज। पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव लेना है और मैं यहां पे लिख दूंगा करंट विच इज I1 इनटू रेजिस्टेंस विच इज 2, तो 2I1 यहां पर वोल्टेज आएगी। सेल के केस में वोल्टेज डायरेक्टली 2 वोल्ट लिखना है, रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज करंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब मैं बी पॉइंट पर आ गया, अब मैं बी से डी की तरफ जा रहा हूं। ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू किसी ने मेरे से नहीं पूछी, इट इज 2 ओम, ये मेरे से मिस हो गई थी। तो ये जो 2 ओम की रेजिस्टेंस है इसमें से करंट सामने से आ रहा है, तो अगर करंट सामने से आ रहा है तो इट इज राइज, तो 2 इंटू प्लस हो गया ना I1 माइनस I2। करंट जब भी सामने से आया इट इज राइज। मैं डी पॉइंट तक पहुंच गया, अब डी से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं और फिर से देखिए करंट I1 सामने से आ रहा है, इट इज ऑल्सो राइज। अब 1 इंटू I1 करूंगा, राइज है, पॉजिटिव आएगा I1। फिर सेल आ गया, सेल का नेगेटिव पहले आया, पॉजिटिव बाद में आया, मींस इट इज ऑल्सो राइज, तो +1 वोल्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये है -2 +1 मीन्स -1, ये बना 2I1 प्लस 2I1, ये 2 अंदर चला गया,
2i2 प्लस i1 इज इक्वल टू, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, -1 उधर जाके 1, तो 2i1 और ये बना 4i1 प्लस i1 मीन्स 5i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 1. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 जो हमें करंट को सॉल्व करने में हेल्प करेगी. दूसरी इक्वेशन मैं सेकेंड लूप से बना रहा हूं एंड आई एम गोइंग अलोंग डी बी सी डी. तो ये वाला पाथ मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूं. तो अब मैं सेकंड पार्ट को, नीचे वाले पाथ को फॉलो करूंगा. आई एम गोइंग अलोंग डी बी. पहले मैं जब डी से बी तक जाऊंगा तो आई एम गोइंग अलोंग द करंट. जब हम करंट के साथ साथ चलते हैं वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है. पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लेते हैं तो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे इंटू i1 माइनस i2. ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गई जो ड्रॉप आ गया, करंट इनटू रेजिस्टेंस. अब मैं यहाँ पहुंच गया, यहाँ नेगेटिव पहले आया, पॉजिटिव बाद में आया, नीचे की तरफ आना है मुझे. इट इज राइज, तो +1. फिर और नीचे चले गए हम, ये रेजिस्टेंस आ गई. रेजिस्टेंस में से जो करंट है, ये यहाँ पे करंट i2 है, ये सामने से आ रहा है. जब करंट सामने से आए इट इज पोटेंशियल राइज. तो राइज को पॉजिटिव लिखना है, i2 इंटू 1 मीन्स i2. अब आगे चले गए, यहाँ रेजिस्टेंस आ गई, करंट सामने से आ रहा है, फिर से इट इज ऑल्सो राइज 3i2. अब सेल आ गया, सेल का पॉजिटिव पहले आया, नेगेटिव बाद में आया, तो पोटेंशियल ड्रॉप है. पोटेंशियल ड्रॉप को -3 लिखेंगे इक्वल टू 0. तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2i1 माइनस के साथ प्लस हो गया 2i2 +1 प्लस i2 प्लस 3i2 -3 इक्वल टू 0. तो 3i2 प्लस i2 प्लस 2i2 इट इज 6i2 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 2. ये इक्वेशन बनती है. यहां से अगर मैं 3 कॉमन या 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 3i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं. पहले मैं इसको ऐसे ही लिख लूं, इस इक्वेशन को ना, इसके नीचे लिखना है, ऐसे लिखेंगे -i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 1. अब आप देखिए ये 5i1 है, यहाँ पे -i1 है, मतलब नीचे वाली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बनेगी -5i1 प्लस 15i2 इज इक्वल टू 5. और ऊपर वाली इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं. ओके, अब आप इनको ऐड कर दो. तो जब आप इनको ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी. यहाँ पे आ जाएगा 13i2 इज इक्वल टू 6. तो जो i2 करंट है वो है 6/13 एम्पेयर. i2 पता चल गया. अब मुझे i1 भी फाइंड करना है, तो मैं किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. लेट अस सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन ही जो थी मेरी, उसमें मैंने i2 की जगह, ये यहाँ i2 है, उसकी जगह मैंने 6/13 पुट कर दिया, इंटू 2 तो है ही है, और इक्वल टू मैंने इसको 1 कर दिया. तो 5i1 और ये हो गया 1 प्लस 12/13. इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 25/13. तो i1 इज 5 नीचे चला जाएगा तो वो आ जाएगा 5/13 एम्पेयर्स. तो दोनों करंट हमें मिल गए, i1 भी मिल गया, i2 भी मिल गया. अब हम उस सर्किट पे वापस चले जाते हैं. तो दिस इज योर सर्किट जिसमें हमने दोनों करंट्स फाइंड कर लिए हुए. तो अभी मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए, ये D से लेके B तक, विच इज i1 माइनस i2. तो ये करंट कैसे निकलेगा, i1 माइनस i2 मीन्स 5/13 माइनस 6/13. व्हेन यू सॉल्व दिस 13 LCM आ गया -1/13 एम्पेयर. मीन्स हमने करंट इस डायरेक्शन में माना है -1/13 एम्पेयर, बट एक्चुअली जो करंट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है विच इज 1/13 एम्पेयर. ये मुझे पता लग गया. i1 की डायरेक्शन मैंने सही मानी है क्योंकि वो पॉजिटिव आ गया ना आंसर. जो आंसर पॉजिटिव आ गया मतलब उसकी डायरेक्शन आपने सही मानी है. तो इस तरह से i1 मैंने माना था और बिल्कुल सच है कि 5/3 एम्पेयर करंट जो है, 5/13 एम्पेयर करंट वो ऐसे नीचे आ रहा है यहाँ से, और 5/13 के बाद इधर चला गया, इधर से 1/13 आ रहा है, इधर से 5/13 आ रहा है, ऐसे समझेंगे. इधर से 1/13 आ रहा है, इधर से 5/13 आ रहा है, दोनों यहाँ ऐड हो गए क्योंकि ये भी आंसर पॉजिटिव आया. तो दोनों यहाँ ऐड होके देखिए हमारे पास 6/13 एम्पेयर आ गया. तो ये आंसर चेक करने का तरीका है. जैसे आपने जंक्शन लॉ लगाया था, तो जहां पे आपने जंक्शन लॉ लगाया था वहां ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि इन दोनों को ऐड होके हमारे पास ये करंट आ रहा है यहाँ पे, है ना. तो मतलब हमारे आंसर्स करेक्ट है. तो ये पता लग गया. अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B एंड D, तो हम VB माइनस VD देखते हैं कैसे लिखना है. देखो जी, B पॉइंट इज एट हाई पोटेंशियल
ये हाई पोटेंशियल पे है और D पॉइंट जो है वो लो पोटेंशियल पे है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ से 1/13 एम्पेयर करंट जो है वो B से D की तरफ जा रहा है, और ये हमें पता है कि जो करंट है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही जाता है। इसका मतलब B हाई पे है और D लो पे है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। मैंने प्लस साइन लगा दिया। अब मुझे जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो मुझे करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इज 1/13, रेजिस्टेंस इज 2, it is 2/13 volt. तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स B एंड D। चलिए अब अगर पूछा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D, VC माइनस VD बताना मुझे, ठीक है। D इज हाई पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू C। क्यों? क्योंकि जो करंट है वो D से C की तरफ चल रहा है, तो मैंने लिख दिया VD माइनस VC इज पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। मैंने प्लस साइन अपनी तरफ से लगा दिया, पॉजिटिव होना चाहिए, और बाकी मैं वैसे सॉल्व करूंगा जैसे हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। पहले मेरे पास राइज आया, इट इज 3 वोल्ट, उसके बाद ड्रॉप आया, तो ड्रॉप आ गया माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू 3, है ना। ओके, जो मैंने सॉल्व कर ही दिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 21/13 वोल्ट। तो D इज एट हाई, C इज एट लो, तो पॉजिटिव आया। आपने VC माइनस VD निकालना है, तो इसको उल्टा कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां लगाते हैं, लेट अस फाइंड VB माइनस VA। VB माइनस VA कैसे फाइंड करना है? देखो इसमें करंट ऐसे ही चल रहा है, तो B इज एट हाई पोटेंशियल, A इज एट लो पोटेंशियल, वो मुझे पता है। अब करंट के अलोंग हम चल रहे हैं, तो यहां आ जाएगा I1 इंटू 2। I1 हमारे पास कितना है? I1 इज 5/13, तो 5/13 इंटू 2, और क्योंकि ये ड्रॉप है ना, देखो हम ऐसे चल रहे हैं ना, करंट भी ऐसे चल रहा है, हम भी ऐसे चल रहे हैं, B से लेके A तक जाना मुझे, तो देखो ये ड्रॉप है, तो मैं यहाँ माइनस साइन लगाऊंगा। देखो बाहर प्लस है, ये माइनस ड्रॉप वाला है। अब मैं आगे चला गया और मेरे पास सेल आ गया, तो सेल का पोटेंशियल है +2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है, मुझे पता नहीं क्या होना है। नीचे 13 आ गया, यहाँ आ गया 13 इंटू 2 26, तो ये आंसर आ गया प्लस प्लस आ गया, मन की बात, तो ये आ गया 16/13 वोल्ट। देखो अपने आप आंसर पॉजिटिव आ गया ना, तो पता चल रहा है ना कि आंसर कि B इज एट हाई पोटेंशियल, A इज एट लो पोटेंशियल, तो देखो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। 16/13 वोल्ट जो है वो इस ब्रांच के अक्रॉस है। अच्छा, अगर सिर्फ सेल के अक्रॉस पूछा जाए कि इस सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो 2 वोल्ट ही है, उसमें कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ हम सेल की बात कर रहे हैं ना, तो टोटल 16/13 वोल्ट है, उसमें से 2 वोल्ट इसके अक्रॉस है, बाकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके अक्रॉस है। इसके अक्रॉस कितना? I इंटू R। उन दोनों को ये ऐड करके हमारे पास आंसर आया ना। तो अकेले सेल वाला ऐसे करना है। अकेली रेजिस्टेंस के बारे में पूछा हो, अगर मैं पूछ लूं कि ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है जी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो ये तो बहुत आसान है। करंट है I1 और रेजिस्टेंस है 1 ओम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5/13 वोल्ट। तो यहां पर 5/13 वोल्ट है। तो होपफुली आपको हर किसी सर्किट के हर किसी कंपोनेंट के बारे में पता चल गया कि किसी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, किसी ब्रांच के अक्रॉस कैसे निकालना है, और उसके साथ साथ किसी कंपोनेंट के अक्रॉस कैसे निकालना है। सेल के अक्रॉस जो होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा जब तक इंटरनल रेजिस्टेंस ना दी जाए। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हम आगे जाके करेंगे। और ब्रांच के अक्रॉस आपने इस तरह से स्टार्ट करना है, VC माइनस VD लिखा, उसमें देख लेना है कि पॉजिटिव आने वाला आंसर या नेगेटिव, तो खुद से वो पहले साइन लगा लेना। बाकी आपने वही राइज ड्रॉप वाली जो कहानी है उसको अप्लाई करके आपने आगे चलना है। चलो, तो इसके लिए इक्वेशंस लिखें। अभी मैं एक सर्किट देता हूं आपको, उसके लिए इक्वेशंस मुझे लिख के बताएं। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट ये सर्किट है आपके सामने। इस सर्किट में भी I1, I2 और I3 को हमें फाइंड करना है। तो किरचॉफ लॉ लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए, क्या इनकी वैल्यूज आती हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली लूप कंसीडर करनी है। फर्स्ट वाली लूप में हम लॉ लगाएंगे। हमें ये गिवन है कि यहाँ I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ I2 कर रहा है, और इस नीचे वाली ब्रांच में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I3 कर रहा है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द 3 करंट्स। तो बच्चों पहले जंक्शन लॉ लगा देते हैं। आपको नजर आ रहा है कि इस तरफ से मेरे पास I1 करंट आ रहा है और इस तरफ से मेरे पास I2 करंट आ रहा है। ये दोनों करंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और ऐड होके नीचे आएगा I1 प्लस I2। मीन्स ये जो I3 है वो एक्चुअली I1 प्लस I2 ही है। तो मैं यहाँ I3 की जगह मैं इसको रब कर दूंगा यहाँ से। आप दोबारा सर्किट रीड्रॉ करेंगे
सर्किट को रीड्रॉ करके जंक्शन लॉ लगाने के बाद यू विल राइट हेयर I1 प्लस I2। मीन्स अगर आपने ये फाइंड कर लिया I1 प्लस I2 तो I3 आ गया, है ना। तो यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ इक्वेशन कि I3 जो है वो इन दोनों का सम है। ये जंक्शन लॉ से मुझे पता लग गया। अब मुझे KVL लगाना है, ऊपर वाली लूप में लगाते हैं विच इज ABCDA। तो इस लूप में मैं अभी KVL लॉ लगाने वाला हूँ। देखो कैसे लगता है KVL। सबसे पहले मैं A से स्टार्ट हुआ, सेल मेरे सामने आ गया, सेल का पॉजिटिव पहले आ गया, नेगेटिव बाद में आ गया बच्चों। तो जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, हाई टू लो, इमेजिन करो हाई टू लो, इट इज ड्रॉप, ठीक है। तो दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप, इसको मैं लिख दूंगा -2 वोल्ट। वोल्ट तो है, ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चले जाते हैं। आगे करंट जो है I1 करंट है, रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है, और जो करंट है वो मेरे पाथ के अलोंग चल रहा है। मैं ऐसे चल रहा हूँ, करंट भी ऐसे चल रहा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम करंट के अलोंग चले उसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो मीन्स आप भी ऐसे चल रहे हो तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हाई टू लो जा रहे हो आप। इसको हम नेगेटिव से लिखेंगे तो -4I1 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद ऐसे चलते गए, कोई कंपोनेंट नहीं आया, यहाँ I2 करंट आ गया और ये कंपोनेंट आ गई रेजिस्टेंस। अब करंट सामने से आ रहा है, तो जब करंट सामने से आए, आपके साथ नहीं चल रहा, सामने से आए तो वो राइज होता है। तो +3I2। फिर और आगे चले गए, नेगेटिव पहले आ गया, पॉजिटिव बाद में आया, इट इज ऑल्सो राइज, +1 = 0। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन गई -4I1 +3I2। इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे -1 आएगा, उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। नीचे वाली लूप पे आ जाए फटाफट। देखिए नीचे वाली लूप में पहले मैं यहाँ से शुरू हो गया D से, देन आई एम गोइंग टू C, देन E, देन F, देन अगेन D। दिस इज माई पाथ। तो जब हम चलना शुरू किए तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया, नेगेटिव बाद में आया, दिस इज ड्रॉप। इसको मैंने बोल दिया -1। वोल्टेज है, वोल्टेज को कभी भी किसी और फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये सेल की वोल्टेज है -1। अब करंट आपके साथ चल रहा है, I2 करंट 3 ओम में से साथ साथ चल रहा है। आप भी ऐसे चल रहे हो, मैं भी ऐसे चल रहा हूँ, करंट भी ऐसे चल रहा है, हमारी आई सेट ऐसे चल रही है। तो यहां पर हो जाएगा ड्रॉप। तो ड्रॉप इज 3I2। आगे चले गए, उसके बाद कोई कंपोनेंट नहीं आया, ये आगे रेजिस्टेंस। इसमें से करंट आपके साथ साथ चल रहा है, तो जब करंट साथ साथ चले -2 ड्रॉप होगा और उसके साथ करंट को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस इनटू करंट ही वोल्टेज होती है। केवीएल यही बोलता है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अलोंग ए लूप इन द लूप इज 0। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो ये सेकंड हमारे पास टर्म आ गई, थर्ड टर्म। आगे चले गए, नेगेटिव पहले आया, पॉजिटिव बाद में आया। तो जब ऐसा करेंगे तो ये राइज होगा +4। उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद आगे जाके फिर वही सेल आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना, इन दोनों को सॉल्व किया मैंने, यहाँ पे +3 आ गया मेरे पास, -3I2 -2I1 -2I2 = 0। ओके, ये और ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन विल बी 5, थोड़ा और इधर लिख दूं मैं, इन दोनों को ऐड करके इक्वेशन आ गई 5I2 विद माइनस साइन, देख लीजिए माइनस साइन, -2I1 = -3, माइनस कॉमन, 5I2 + 2I1 = 3। नाउ दीज टू इक्वेशंस, इनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, तो -4I1 + 3I2 = 1 फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे I1 वाली टर्म पहले लिख लेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में देखो 2 है, ऊपर 4 है, तो उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगी 4I1 + 10I2 = 6। और ऊपर वाली इक्वेशन भी मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, -4I1 + 3I2 = 1। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों कट गए, 13I2 = 7। तो I2 इज 7/13 एम्पेयर। तो हमें I2 करंट पता चल गया बच्चों, विच इज 7/13 एम्पेयर। I1 करंट कैसे फाइंड करें, यहां पुट कर देंगे, -4I1 + 3 × 7/13 = 1,
माइनस 4i1 इज इक्वल टू 1 माइनस 21/13, 13 माइनस 21/13, it is minus 8/13, is minus 4i1, 2 पे जाएगा 2/13 एम्पेयर। दोनों करंट आ गए और लास्ट करंट है i3 जो दोनों का सम है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इट इज 7/13 प्लस 2/13 सॉल्व करके 9/13 एम्पेयर।